नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मामले की, पीएम मोदी के क्रिसमस सेलिब्रेशन पर चर्च की तरफ से उठे सवालों की, देखेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे सब्जी मंडी, नीतीश कुमार के तेवरों से क्यों डरी बीजेपी, जानेंगे महाराष्ट्र चुनाव में एमबीए के सवालों का क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनएचआरसी चेयरमैन की नियुक्ति पर कांग्रेस की नाराजगी, खरगे और राहुल ने दिया असहमति पत्र, नाम पहले से तय होने और प्रक्रिया पालन न करने का लगाया आरोप। 26 दिसंबर को बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक, 27 दिसंबर को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। 100 साल पहले बेलगावी में महात्मा गांधी ने संभाली थी कांग्रेस की अध्यक्षता। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हम जीतेंगे या फिर जान खो देंगे, खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का अल्टीमेटम। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 67 अंकों की गिरावट के साथ 78,472 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 25 अंकों की गिरावट के साथ 23,727 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव करना मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश को कमजोर करने के लिए सरकार ने चुनाव के नियम ही बदल दिए थे और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है ये पूरा मामला जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है याचिका, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महबूब प्राचा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा चुनाव को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने मतदान से जुड़े सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की मांग की थी। प्राचा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को उन्हें ये सब उपलब्ध कराने का आदेश दे, बदले में जो भी शुल्क बनता है वो देने को तैयार है। हाईकोर्ट ने महमूद प्राचा के हक में फैसला सुनाया तो सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) में ही संशोधन कर दिया और ऐसे व्यक्ति को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया जो चुनाव नहीं लड़ा हो। सिर्फ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से जुड़े दस्तावेजों की मांग कर सकता है। इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे कि आखिर सरकार चुनाव की किस धांधली को छिपाने की कोशिश कर रही है, और अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के चुनाव नियमों में किए गए बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इसे लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वो संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तथा सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है तो कैथोलिक चर्च के बिशप ने पीएम मोदी के चर्च जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में तो पीएम चर्च में जाकर सम्मान दिखा रहे हैं, लेकिन केरल में उनके लोग चर्च पर हमला कर रहे हैं। और क्या कहा है बिशप ने, देखिए रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशन के एक इवेंट में शामिल हुए थे। इसका आयोजन कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने किया था, लेकिन पीएम के इसमें शामिल होने पर केरल के एक कैथोलिक चर्च के बिशप ने तंज कसा है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, वहाँ पीएम बिशप का सम्मान कर रहे हैं और क्रिब को लेकर श्रद्धा दिखा रहे हैं और यहाँ क्रिब पर हमले कर रहे हैं। बता दें कि क्रिब क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान की जाने वाली उस सजावट को कहा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म को दर्शाती है। अपनी पोस्ट में बिशप ने केरल के पलक्कड़ के सरकारी स्कूलों में क्रिसमस सेलिब्रेशन के आयोजनों में बवाल किए जाने की घटनाओं का जिक्र किया। इनमें से एक घटना में चित्तूर में 3 बीएचपी नेताओं को अरेस्ट किया गया है। ईसाई समुदाय पर होने वाले हमलों को लेकर तुषार गांधी, एनी राजा, फादर सेड्रिक प्रकाश, जॉन दयाल और शबनम हाशमी सहित देश की 200 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में ईसाइयों का उत्पीड़न एक बढ़ती हुई चिंता का विषय रहा है। तमाम रिपोर्ट बताती हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बयान में कहा गया है कि 2021 में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 327 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2022 में 486 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें शारीरिक हिंसा के 115 मामले और धमकी और उत्पीड़न के 357 मामले शामिल हैं। बयान में आगे कहा गया है कि यूसीएफ ने वर्ष 2014 में 127 घटनाओं को सूचीबद्ध किया, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी। वर्तमान में जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक भारत में ईसाई नागरिकों पर उनकी आस्था के लिए हमला किए जाने की 745 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी पीएम मोदी चौतरफा घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी अचानक ही दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने सब्जियों की कीमतों की जानकारी ली। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी की काट नहीं ढूंढ पा रही है। राहुल आम जनता के बीच जाकर उनसे उनका हाल जान रहे हैं। आम जनता मोदी सरकार के राज में किन किन परेशानियों से जूझ रही है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी अचानक से दिल्ली की एक सब्जी मंडी में पहुंचे। इस दौरान सब्जियों के दाम सुनकर राहुल के भी होश उड़ गए। सब्जी मंडी में मौजूद कई महिलाओं ने राहुल को अपनी आपबीती सुनाई। राहुल गांधी की महिलाओं से मुलाकात और बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसे राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर किया है। लगभग 6 मिनट के इस वीडियो में राहुल सब्जियों के दाम पूछ रहे हैं। महिलाएं सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही हैं। एक महिला ने कहा कि शलजम जो कभी 30 से 40 रुपए किलो मिलते थे, वो आज 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। मटर 120 रुपए किलो मिल रही है। सब्जी मंडी गिरिनगर की है। राहुल गांधी ने महिलाओं से कहा कि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, इससे आप पर दबाव बढ़ता होगा। राहुल ने पूछा कि जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। इस पर महिला ने कहा कि हाँ, बहुत ज्यादा। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल से बात करते हुए एक महिला कहती है कि सोना सस्ता होगा, लेकिन लहसुन नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले राहुल एक्टिव मोड में हैं। वे अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अब उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा है। राहुल के इस वीडियो को देखकर जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जितना राहुल को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल बीजेपी के सभी दांव फेल कर देते हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी की नीतियों पर सीधे हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में ही आंदोलन हो रहा है। शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो विवादित बयान राज्यसभा में दिया था, उस पर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है और आज भी कांग्रेस और दूसरे तमाम दलों की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद अब मामला सियासी रंग ले चुका है। उनके इस बयान के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर गृह मंत्री से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। तो असम के गुवाहाटी में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मनवेंद्र शर्मा कॉम्प्लेक्स से अंबेडकर सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस पदाधिकारियों ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इसी तरह नागालैंड, चेन्नई, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ बसपा ने भी यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। आगरा में बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडे, बैनर लेकर शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए नारे दिए, शाह होश में आओ, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला। इस बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें पश्चाताप करना ही होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस प्रदर्शन का बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। शाह के बयान से देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो उनके एक बयान ने बिहार की सियासत में भी बवाल मचा दिया है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए में रहने को लेकर अचानक ही चुप्पी साध ली है, तो कैसे बिहार एनडीए में दिखने लगा संकट, देखिए रिपोर्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर चर्चा काफी तेज है। नीतीश ने इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही बीजेपी को साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली।
उनकी यात्रा के पोस्टर से लेकर कार्यकर्ताओं के तेवरों तक साफ जाहिर है कि नीतीश अभी से 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति भुनाने में लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश बीजेपी पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अगर दोनों पार्टियां इस बार का चुनाव एक साथ लड़ती हैं, तो सीटों का बंटवारा बराबर का होगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद नीतीश कुमार डरे हुए हैं और उनके इस डर को अमित शाह ने और बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने सीएम पद पर फैसला चुनाव के बाद करने की बात कही है। चर्चा तो ये चल रही है कि नीतीश बीजेपी से नाराज है और जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से इस बारे में सवाल किया गया तो वो भी जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ गए। यानी उन्होंने हर मुद्दे का जवाब दिया, लेकिन नीतीश की नाराजगी का जवाब उनके पास नहीं था, जिसके बाद इन खबरों को और बल मिल गया है। और अब नीतीश की इस यात्रा से जिस तरह से बीजेपी नेता दूरी बनाए हुए हैं, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार की ये यात्रा आगे बढ़ रही है, उनके अधिकारी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। जिन गांवों में अब तक सड़कें नहीं थी, वहां भी सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। जहां पहले ग्रामीणों की समस्याएं अनसुनी की जाती थी, वहां अब जगह जगह कैंप लगाकर तुरंत समस्या का निराकरण किया जा रहा है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा किसी भी नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार ना हो। नीतीश कुमार को उनकी सरकार में विकास के सवालों को लेकर असहजता न महसूस हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब उनकी ये यात्रा कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए टूटने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में चुनाव में हुई धांधली की चर्चाएं थमती नहीं दिख रही हैं। चुनाव में हुई धांधलियों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। अब आयोग ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है। उसका कहना है कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट के लिए वोटरों से जुड़ी जानकारी और फॉर्म 20 महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल पर आयोग ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 8 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, यानी औसतन एक विधानसभा से 2779 वोटर्स कम हो गए। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि जो नाम काटे गए हैं उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अब आयोग की इस दलील में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि शाम 5 बजे के आंकड़ों की तुलना अंतिम आंकड़ों से करना सही नहीं है। आयोग की दलील है कि शाम 5 बजे से लेकर रात 11:45 तक मतदान में बढ़ोतरी सामान्य है। बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मुलाकात भी की थी और शिकायतों से जुड़ी चिट्ठी भी लिखी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने अब ये जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आयोग के इस जवाब पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। चुनाव आयोग का जवाब ही सवालों में घिर गया है। वैसे तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग से इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। चुनाव नतीजों को लेकर शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, तो वहीं देश में एक और विवाद शुरू हो गया है। विवाद देश की शूटिंग स्टार मनु भाकर से जुड़ा हुआ है। इस बार के ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर को सम्मानित करने से सरकार इनकार कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय महिला शूटर और ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को खेल रत्न न दिए जाने को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक कदम बताया जा रहा है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा से मनु भाकर की मुलाकात के कारण उन्हें इस पुरस्कार की रेस से बाहर कर दिया गया है। वहीं मनु के परिवार का कहना है कि ये गलत हो रहा है। उनके पिता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अवार्ड के लिए भीख मांगनी पड़े तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का क्या मतलब है। एक सरकारी अधिकारी निर्णय ले रहे हैं और समिति के सदस्य चुप हैं और अपनी राय नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। इस पर कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने कहा कि मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते। क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी मनु या उनके परिवार को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी? आपको बता दें कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एक के बाद एक 2 मेडल दिलाए थे। ऐसे में बढ़ते विवाद को देखते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI अब उनके नॉमिनेशन के लिए खुद खेल मंत्रालय के पास पहुंची है, जिसके बाद खेल मंत्रालय भी खुद मनु के नॉमिनेशन की तैयारी कर रहा है। इस पर मनु भाकर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं अवार्ड के लिए उत्साहित तो हूं, लेकिन वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है।
एक एथलीट के रूप में मेरी भूमिका अपने देश के लिए खेलना और प्रदर्शन करना है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कॉन्फिडेंट होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अहंकार की निशानी है, जो कई बार बोलने वाले को काफ़ी महंगी भी पड़ती है। देश के एक नामी कवि जो अपनी बोली से अपनी कई सारी दुकानें चलाते हैं, उन्होंने कल एक विवादित बयान दे दिया जो कि वायरल हो गया। लोगों ने उनको ट्रोल किया। इससे लोगों ने सीधे सीधे शत्रुघ्न सिन्हा के घर और उनके घरेलू मसले से जुड़ा हुआ देखा। फिर क्या था, इससे पहले कि उस घर के अंदर से खामोश की आवाज़ आए, कवि महोदय अपनी सफाई देने में जुट गए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।